हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। अनरिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग। तो इधर बीएसएफ ने भी दिया पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब, जहां पर दोस्तों 2 पाकिस्तानी रेंजर्स के मारे जाने की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बताएंगे पीओके में 16 लॉन्च पैड्स, 5 आतंकी ऑल आउट। साल की सबसे बड़ी घुसपैठ को सेना ने कैसे किया नाकाम, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारत पर कर दिया अटैक। उसके बाद बीएसएफ ने कर दिया कमाल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरी की पूरी खबर बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां कतर में 8 भारतीयों को सुनाई गई फांसी की सजा, जिसके बाद अब भारत ने दे दिया है ऐसा जवाब दोस्तों कि कतर को तुरंत प्रभाव से रोकना पड़ेगा फांसी। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चीन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें कभी भी धोखा दे सकता है। जी हाँ, बताएंगे पूर्व मेजर जनरल का सबसे बड़ा बयान दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अकबर वाले बयान पर फंसे हिमंत बिश्व शर्मा, पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर प्रियंका गांधी को भी जारी कर दी गई नोटिस। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिस जारी करके मांगा गया है जवाब। एक से एक खबर बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि इंडियन नेवी के पूर्व 8 अधिकारियों को भारत को किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए और मौत की सजा तो किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां आतंकियों की मौत से बौखलाया पाकिस्तान, एलओसी पर करने लगा गोलीबारी। बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब, जिसके बाद 2 पाकिस्तानी रेंजर्स के मारे जाने की सबसे बड़ी खबर आ रही दोस्तों। पूरे पाकिस्तान में मच गया है तहलका। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। करीब 2.5 साल बाद पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से फायरिंग की गई है, और फायरिंग भी दोस्तों ऐसा वैसा नहीं, जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। इस दौरान बीएसएफ के ऊपर मोर्टार अटैक भी हुआ है दोस्तों। हालांकि वो दीवार में जाकर घुसा, आप ये फोटो देख पा रहे होंगे। सेना भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम करीब 8 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से अचानक फायरिंग कर दी गई। इसके बाद मोर्टार से भी हमला किया गया। इसके बाद बीएसएफ ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। अरनिया सेक्टर में बॉर्डर से सटे इलाके में रहने वाले लोगों को सेना ने घरों के भीतर ही रहने की सलाह दी। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आतंकियों की मौत से बौखलाने के बाद ये सीज फायर का उल्लंघन किया और भारत पर ताबड़तोड़ हमला किया। अब ऐसे में जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों पाकिस्तान से, वो ये है, आप फ्रंटल फोर्स का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे, जिसमें क्लियर लिखा है कि 2 पाकिस्तानी रेंजर्स किल्ड इन बीएसएफ रिटेलिएशन, यानी भारत के बीएसएफ के जवाब में 2 पाकिस्तानी रेंजर्स के मौत की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पाक साइड नाउ रिपोर्टिंग हैवी इंडियन फायर टारगेटिंग पाकिस्तानी रेंजर्स पोजीशन। जी हाँ, यानी पाकिस्तानी रेंजर्स के पोजीशन पर भारतीय सेना ने तगड़ी वाली फायरिंग की है दोस्तों। लेकिन इसको हम रिटेलिएशन कहेंगे, यानी जवाब में फायरिंग की गई है, ना कि भारत ने पहले फायरिंग किया है। अब ऐसे में करारा जवाब दिया गया है भारत की तरफ से। पाकिस्तान फिर एक बार इस चीज को जरूर याद करेगा और उसे पता जरूर चलेगा कि उसने फिर एक बार बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों। उसका बौखलाहट यही है कि भारत ने लगातार उसके आतंकियों को मौत की नींद सुलाई है। जी हाँ, और इसी बौखलाहट में उसने ये सबसे बड़ा एक्शन लेने की कोशिश की, जिसके बाद ये एक्शन भी उसके लिए भारी पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं भारत के बड़े ही सेंसिटिव खबर की तरफ, जहां कतर में 8 भारतीयों को सुनाई गई फांसी की सजा, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर जताई हैरानी और कहा देंगे फैसले को कड़ी चुनौती। जी हाँ, कतर में कुलभूषण जैसा मामला, 8 पूर्व नेवी अफसरों को सुनाई गई सजाए मौत, जिसके बाद भारत ने क्या कहा बताते। भारतीय नेवी के 8 पूर्व कर्मियों को कतर की अदालत ने गुरुवार को मौत की सजा सुनाई। ये सभी 8 भारतीय नागरिक अल दहरा कंपनी के कर्मचारी हैं, जिन्हें पिछले साल जासूसी के कथित मामले में हिरासत में ले लिया गया था। कतर के अधिकारियों की ओर से भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। कतर की अदालत के इस फैसले पर भारत ने कहा है कि वो बेहद स्तब्ध है और इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने भी भारत के पूर्व नेवी अफसर कुलभूषण जाधव को जासूसी के झूठे आरोप में कैद किया हुआ है और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस मामले को बहुत तवज्जो दे रहा है और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि उससे शुरू में जानकारी मिली कि कतर की एक अदालत ने अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मंत्रालय ने कहा, हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्टन्ड है, यानी स्तब्ध है और फैसले की ज्यादा जानकारी का
इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो भारतीयों को सभी राजनयिक सलाह और कानूनी सहायता देना जारी रखेगा। मंत्रालय ने कहा, हम इस मामले को बहुत तवज्जो देते हैं और इस पर बारीकी से नजर रखे हैं। हम सभी तरह की राजनयिक और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे और पूरी कोशिश से इस मामले को सुलझाने की कवायद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या था ये मामला, जिनको नहीं पता उनको बता दें कि कतर अधिकारियों ने इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाए जाने के बाद पिछले साल 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों में सम्मानित अधिकारी भी शामिल है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला और ऐसे में भारतीय मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर इन भारतीय 8 पूर्व अधिकारियों को बचाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या क्या तरीके हो सकते हैं और क्या चीजें करनी चाहिए भारतीय सरकार को, सुझाव जरूर दीजिएगा। और आपकी इस पर जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब ऐसे में दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि आखिर ये भी सवाल आपके मन में होगा कि आतंकियों के आका कतर का विरोध क्यों नहीं कर पाती दुनिया और भारत के साथ उसके कैसे संबंध है। तो आपको बता दें कि कतर पूरी दुनिया में अपने आतंकवाद समर्थक रवैये के कारण बदनाम है। ये एक ऐसा देश है जो इस्लाम के नाम पर दुनिया के लगभग सभी आतंकवादी समूहों को धन मुहैया कराता है। ये दूसरे मुस्लिम देशों के विपरीत आतंकवादी समूहों में शिया या सुन्नी का भी भेदभाव नहीं करता है। कतर से दान पाने की योग्यता सिर्फ मुस्लिम होना और आतंकवादी कार्यों में महारत रखना है। अब इस देश ने भारत के जिस प्रकार से 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को कथित जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है, ऐसे में अन्य मुस्लिम देशों का इस पर बयान देना भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होगा दोस्तों। और वो बिल्कुल भी बयान नहीं दे सकते क्योंकि कतर एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसने शिया बहुल देश और सुन्नी बहुल देश सबको एक साथ अपने पास जुटाया हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पूर्व मेजर जनरल का बहुत बड़ा बयान, कहा चीन को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये हमें कभी भी दे सकता है धोखा। जी हाँ, भारत और चीन के बीच कई राउंड की कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हर मीटिंग में भारत ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक पूरी तरह से चीन सीमा के नजदीक अपनी पेट्रोलिंग करना बंद नहीं करेगा, हमारी सेना भी डटकर खड़ी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कई बार कहा है कि ड्रैगन की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके शब्द कुछ और होते हैं और हरकतें कुछ और ही होती हैं। यही वजह है कि -डिग्री यानी बर्फीली चोटी पर भी इंडियन आर्मी के शूरवीर चीनी सैनिकों के सामने बिना किसी खतरे का एहसास लिए आमने सामने खड़े हैं। गलवान की घटना को देश कभी नहीं भूल सकता है। ऐसी हिंसक झड़प ड्रैगन के साथ बिहार रेजिमेंट ने किया था। शायद इसका दर्द आज भी चीनी सैनिकों को जरूर हो रहा होगा। आपको बता दें कि इस खूनी हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे और भारतीय सैनिकों ने 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। उसके बाद से 20 दौर तक कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। बातचीत का नतीजा यह निकला कि गलवान घाटी, पेंगोंग झील और हॉट स्प्रिंग समेत कई जगहों पर दोनों देशों की सेना पीछे हटी, लेकिन अभी भी देवसांग और डेमचोक में गतिरोध बना ही हुआ है। जी हाँ, अब ऐसे में इन्हीं चीजों को मद्देनजर पूर्व मेजर जनरल ने यह सबसे बड़ा बयान दिया है दोस्तों कि चीन को हल्के में नहीं लेना, यह हमें कभी भी धोखा दे सकता है। एक और खबर की बात करें, जहां एससीओ के मंच से गरजे जयशंकर जी, सीपीसी का नाम लिए बिना चीन को लगाई फटकार, कहा संप्रभुता का करें सम्मान। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी इस समय किर्गिस्तान में है और वो यहाँ पर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यहाँ पर एक बार फिर जयशंकर जी ने चीन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को कर्ज का एक ऐसा जाल करार दिया है जिसमें छोटे देश फंसे हुए हैं। उनका कहना था कि कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। जयशंकर का इशारा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ था। भारत इस प्रोजेक्ट को अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल के एयर स्ट्राइक में 50 बंधकों की मौत। जंग के बीच हमास ने किया सबसे बड़ा आज दावा। जी हां, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की सेना का कहना है कि इजरायली हमलों में लगभग 50 बंधकों की मौत हुई है। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा था कि हमास ने गाजा पट्टी में कम से कम 224 लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। साथ ही साथ गाजा में इजरायली हवाई हमलों में मारे गए अब तक फलस्तीन के लोगों की संख्या 7028 तक पहुंच गई है। अल जजीरा के अनुसार गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मरने वालों की संख्या 2913 बच्चे, 1709 महिलाएं और 397 बुजुर्ग शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ईरान को सौंपे जाएंगे बंधक। रशिया पहुंचे हमास डेलीगेशन का सबसे बड़ा ऐलान। जी हां, बता दें हमास का डेलीगेशन अब ईरान के मंत्री को लेकर रशिया पहुंच गया है। रूस में हुई बैठक के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हमास युद्ध के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने और उन्हें ईरान को सौंपने के लिए तैयार है। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्रालय
मंत्रालय के मुख्यालय में हमास के एक प्रतिनिधिमंडल ने रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत मिखाइल बोगदानोव को विदेश मामलों के उप मंत्री से मुलाकात की। हमास प्रतिनिधिमंडल में मॉस्को में आंदोलन के प्रतिनिधि और राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य डॉक्टर बासेम नईम भी शामिल थे। ये अहम मीटिंग गाजा पट्टी पर इजरायली अटैक और इजरायली वॉर क्राइम को रोकने को लेकर हुई। साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दे, जहां 1971 के लिए माफी मांगे पाकिस्तान, ये कहकर बांग्लादेश के मंत्री ने फिर कुरेद दिए गहरे जख्म। बता दे 1971 का साल ऐसा था जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस साल की कहानी तीनों मुल्कों में अलग अलग तरह से याद की जाती है, लेकिन उसका परिणाम एक ही हुआ था, बांग्लादेश का उदय। लेकिन ये सब आसान नहीं था। हाल ही में बांग्लादेश के मंत्री ने पाकिस्तान के सामने ऐसी मांग रख दी कि 1971 फिर ताजा हो गया। असल में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध मामलों के मंत्री AKM मोजम्मेल हुक ने कहा है कि पाकिस्तान को 1971 के नरसंहार के लिए माफी मांगनी चाहिए, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के लोगों का कत्लेआम कर दिया था। जी हां, दरअसल बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध मामलों के मंत्री AKM मोजम्मेल हुक ने भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए ये मांग रखी है। उन्होंने उन भारतीय सैनिकों को भी याद किया जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान गंवा दी थी। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश की तरफ से ऐसी मांग की गई है। पहले भी पाकिस्तान से माफी की मांग की जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान हर बार इसे अनसुना करता हुआ दिखाई दिया है। कुछ समय पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने भी कहा था कि पाकिस्तान को 1971 के युद्ध के दौरान अत्यधिक अत्याचार करने के लिए बांग्लादेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 26 अक्टूबर 2023 को बांग्लादेश उच्चायोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अपने प्राणों को न्योछावर कर देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिनका योगदान भारत और बांग्लादेश के इतिहास को आकार देने में भारत बांग्लादेश मैत्री का आधार है। बहरहाल दोस्तों आप लोग भी श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा अपने उन वीर जवानों को। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को निकालने पर न्यूजीलैंड ने दी है भारत को नसीहत। बता दे, भारत द्वारा 41 कनाडाई राजनयिकों को वापस भेजने के कदम पर अमेरिका और ब्रिटेन के बाद न्यूजीलैंड ने भी कनाडा का साथ दिया है। न्यूजीलैंड ने कहा है कि हम इस बात से चिंतित है कि भारत ने कनाडा से नई दिल्ली में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करने के लिए कहा, जिसके बाद बड़ी संख्या में कनाडाई राजनयिक भारत से वापस चले गए हैं। न्यूजीलैंड भी फाइव आइज का सदस्य है, जिसके इनपुट के आधार पर कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि आमतौर पर न्यूजीलैंड इस तरह की टिप्पणी करने से बचता रहा है। यहाँ तक कि जस्टिन ट्रूडो ने जब भारत पर अब गंभीर आरोप लगाए थे, उस वक्त भी न्यूजीलैंड ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से परहेज किया था। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां आज ही के दिन यानी कल भारत में मिला था जम्मू कश्मीर। ब्रिटेन की संसद ने मनाई 76वीं वर्षगांठ। बता दें, भारत के इतिहास में कल का दिन बेहद खास था। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर का कल ही के दिन भारत में विलय हुआ था। तत्कालीन रियासत जम्मू और कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हुआ था। आज देश और दुनिया भर में इसकी 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की 76वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन यूके में स्थित जम्मू कश्मीर प्रवासी द्वारा किया गया था और हैरो ईस्ट से सांसद माननीय बॉब ब्लैकमैन द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य सांसदों में वेकिंग से सांसद जोनाथन लॉर्ड, थेरेसा विलियर्स और MP चिम्पिंग बोर्नेट शामिल थे। विशेष अतिथियों में जम्मू कश्मीर के पूर्व शाही परिवार से अजात शत्रु सिंह और रितु सिंह शामिल थे। अन्य मुख्य वक्ताओं में POJK का प्रतिनिधित्व करने वाले NEP पार्टी के गौतम सेन, सुशील पंडित और श्री सज्जाद राजा शामिल थे। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां फिर से PDP चीफ बनी महबूबा मुफ्ती की PM मोदी से अपील। कहा, नेतन्याहू आपके दोस्त हैं, मासूम फलस्तीनियों पर बमबारी रुकवाएं। जी हां, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM रही महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से निर्विरोध पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद महबूबा मुफ्ती से इजराइल हमास युद्ध में गाजा में मारे गए फलस्तीनी नागरिकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं PM मोदी से अपील करती हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू आपके दोस्त हैं, आपको उनसे बात करके मासूम फलस्तीनी नागरिकों पर बमबारी बंद करानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फलस्तीन की बमबारी में 2000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मैं उनके लिए दुखी हूं, लेकिन मेरा मानना है कि एक दिन फलस्तीन को अपना देश वापस मिल जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि PDP सभी गलत
गलत चीजों का विरोध करती है। हमारा उद्देश्य सरकार बनाना नहीं है, पीडीपी सरकार नहीं बनाना चाहती, बल्कि उसका मुख्य लक्ष्य वो हासिल करना है जिसके लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस पार्टी को बनाया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हुर्रियत से बातचीत में कहा, ऐसा कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ था जब उनके पिता ने हुर्रियत से बातचीत की वकालत की थी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां क्या अब जंग में होगी परमाणु हथियारों की एंट्री, पुतिन के इस फैसले ने बढ़ा दी चिंता। दरअसल रशिया, यूक्रेन और अब इजराइल हमास दुनिया पहले ही दो खतरनाक युद्धों को झेल रही है। अब इस बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा फैसला लिया है जिससे परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। दरअसल रशिया की संसद ने उस अंतर्राष्ट्रीय संधि से बाहर निकलने के पक्ष में बिल पास किया है जो किसी देश को परमाणु परीक्षण करने से रोकती है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ब्रेन ट्रीटी यानी सीटीबीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को निष्क्रिय करने के लिए बुधवार को रूसी संसद के ऊपरी सदन में इस बिल को पेश किया गया था। यहाँ ये बिल निचले सदन की तरह ही निर्विरोध पास हो गया। रशिया की संसद के दोनों सदनों से यह बिल पास हो गया है और अब राष्ट्रपति पुतिन के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएगा। इसके साथ रशिया आधिकारिक तौर पर परमाणु परीक्षण को रोकने वाली संधि से बाहर आ जाएगा। दोस्तों इस संधि के आने के बाद दुनिया में एक तरह से परमाणु परीक्षण पर रोक लग ही गई। 90 के दशक के बाद उत्तर कोरिया को छोड़कर बाकी किसी भी देश ने परमाणु परीक्षण नहीं किया। उत्तर कोरिया ने आखिरी बार 2017 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां युद्धपोत पनडुब्बियां लड़ाकू विमान अरब सागर में चीन पाकिस्तान का युद्धाभ्यास निशाने पर अपना भारत बता दें। चीन और पाकिस्तान नवंबर में उत्तरी अरब सागर में एक संयुक्त समुद्री अभ्यास करने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास में चाइना और पाकिस्तान के युद्धपोत पनडुब्बियां और समुद्री गश्ती विमानों के साथ हजारों की संख्या में नौसैनिक शामिल होने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों की नौसेनाएं लाइव फायर ड्रिल भी करेंगी जिसका मकसद अपनी समुद्री ताकत दिखाना होगा। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस अभ्यास की जानकारी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ समुद्री अभ्यास का लक्ष्य समुद्री सुरक्षा खतरों को संयुक्त रूप से जवाब देने, खोज और बचाव करने और पनडुब्बियां रोधी अभियान चलाने के लिए अपने नौसैनिकों को प्रशिक्षण देना है। चीनी राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा कि चाइना और पाकिस्तान ने तीसरी बार इस तरह का अभ्यास किया है जिसका लक्ष्य उनकी सभी मौसमों वाली रणनीतिक साझेदारी और पारंपरिक दोस्ती को और गहरा करना और दोनों सेनाओं के व्यवहारिक युद्ध प्रशिक्षण को स्तर को बढ़ाना है। अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल पर हमले में पहली बार जोड़ा गया इंडिया कनेक्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही ये बात। बता दें इजराइल पर हमास के हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सबसे बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमास के हमले का एक कारण नई दिल्ली में यानी भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक कॉरिडोर यानी IMEE पर की गई हालिया घोषणा थी। ये कॉरिडोर पूरे क्षेत्र को रेल मार्ग से के नेटवर्क से जोड़ेगा। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में 1400 से अधिक इजरायली मारे गए थे, जिसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। बाइडेन ने कहा कि मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि हमास के हमले के कारणों में से एक ये भी था। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझसे यही कहती है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर दें ध्यान। जी हां, इजराइल हमास संघर्ष के बीच कमांडरों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को भारतीय वायुसेना के कमांडरों से बात की। इस दौरान उन्होंने वायुसेना से तेजी से बदलती भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन बदलती स्थितियों के बीच सेनाओं को अपनी परिचालन से जुड़ी तैयारियां भी मजबूत रखनी होंगी। देश में पहली बार आयोजित 2 दिवसीय वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अधिकारियों को भारत के हवाई रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और ड्रोन्स के इस्तेमाल पर केंद्रित होना चाहिए। बताया गया कि कमांडरों के बीच हमास इजराइल संघर्ष और रशिया यूक्रेन युद्ध में उपजी स्थितियों पर चर्चा भी हुई। अगली खबर की बात करें, जहां अकबर वाले बयान पर फंसे हिमंता बिश्व शर्मा तो उधर पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर फंसी प्रियंका गांधी, दोनों को भेजा गया नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने मांगा जवाब। बता दें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा छत्तीसगढ़ में अकबर वाले अपने बयान के लिए बुरे फंस गए हैं। उनके इस बयान के मद्देनजर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हिमंत बिश्व शर्मा ने भूपेश बघेल की सरकार पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म को कमजोर कर राज्य में धर्म परिवर्तन का बाजार खोल दिया है। वहीं गुरुवार को चुनाव आयोग ने राजस्थान के दौसा में अपने भाषण के दौरान कथित चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को भी कारण बताओ नोटिस दिया है। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि एक अकबर अगर एक जगह पर आता है तो वे 100 अकबर को बुलाकर लाता है। ये बात भूलिए मत, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उस अकबर को आप विदा कीजिए, नहीं तो मां कौशल्या की ये भूमि
अपवित्र हो जाएगी। तो वहीं चुनाव आयोग ने गुरुवार को राजस्थान के दौसा में अपने भाषण के दौरान कथित चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैंने हाल ही में टीवी पर कुछ देखा, मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं। पीएम मोदी देवनारायण मंदिर गए और दान पेटी में एक लिफाफा जमा किया। लोग सोच रहे थे कि इसमें क्या है, लेकिन जब इसे खोला गया तो इसमें 21 रुपए निकले। इन्हीं बयानों को लेकर दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने दोनों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां सरकार बचाने वाले बीएसपी विधायकों को गहलोत ने दिया रिटर्न गिफ्ट। तीसरी लिस्ट में 19 प्रत्याशियों का ऐलान। बता दें राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ाई हर दिन के साथ तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस ने गुरुवार को 19 उम्मीदवारों की लिस्ट तीसरी लिस्ट जारी की है। लिस्ट में एक मंत्री और 11 विधायकों की जगह दी गई है, जबकि एक विधायक का टिकट काटा गया है। कांग्रेस अब तक 200 विधानसभा सीटों में से 95 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अभी तक 105 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। 19 प्रत्याशियों की इस लिस्ट में 3 एससी और 2 एसटी प्रत्याशी भी शामिल हैं। पहली 2 लिस्ट की तरह राजस्थान कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में भी अशोक गहलोत की छाप साफ नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए 30 लाख ईवीएम की आवश्यकता। तैयारी में लगेगा इतने साल का वक्त। बता दें चुनाव आयोग को एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए करीब 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम और लगभग 1.5 साल की तैयारी के समय की आवश्यकता होगी। सूत्रों के मुताबिक यदि चुनाव के दौरान वोटिंग मशीन में किसी भी तरह की खराबी आती है तो इसके लिए रिजर्व में भी ईवीएम व वीवीपैट आदि रखनी होगी। इसके लिए चुनाव आयोग को 30 लाख ईवीएम, 43 लाख मत पत्र और लगभग 32 लाख वीवीपैट की आवश्यकता होगी। इस एक ईवीएम मशीन में एक बैलेट यूनिट, एक वीवीपैट की आवश्यकता होती है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि अगर अभी एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं तो चुनाव आयोग के पास करीब 35 लाख वोटिंग यूनिट्स, मत पत्र और वीवीपैट ईवीएम मौजूद की कमी है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक